सेहत is brought to you by Oziva. Be a better you. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं ओजीवा प्रोटीन एंड हर्ब्स फॉर मेन एंड वुमेन। इस प्रोटीन शेक में है प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। प्रोटीन हमारे मसल्स, स्किन और बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको फिट और हेल्दी रखता है। मार्च 2021, मेघा अपने पति के साथ भोपाल में रह रही थी। 5 मार्च को जब उनके पति दफ्तर से आए तो उन्हें निगलने में थोड़ा दर्द हो रहा था, हल्का बुखार भी था। मेघा ने अपने पति को काढ़ा दिया और बुखार की दवाई खिलाई। उनको लगा था कि बुखार अगले दिन उतर जाएगा, पर बुखार नहीं उतरा। उस दिन भी मेघा ने अपने पति को बुखार की दवाई दी। अब ये सिलसिला 4 दिन तक चला। अब मेघा को लगने लगा था कि ये सिर्फ नॉर्मल बुखार नहीं है। हालांकि उनके पति को कोई और दिक्कत नहीं थी, जैसे सांस लेने में कोई तकलीफ, इसलिए मेघा को ज़्यादा शक नहीं हुआ। डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और कोविड का टेस्ट करवाने को कहा। 1 दिन बाद रिपोर्ट आई, पता चला मेघा के पति को कोविड हुआ है। उसी रात उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ, खांसी और हपन शुरू हो गई। मेघा ने फौरन अपने पति को घर के पास कोविड सेंटर में एडमिट करवाया। उनके पति की उम्र 35 साल थी। मेघा को पूरा यकीन था कि वो ठीक हो जाएंगे, इतने यंग थे। 8 दिन आईसीयू में रहने के बाद मेघा के पति नहीं बच सके। मेघा शॉक में थी। 2-3 महीने बाद भी वो सो नहीं पा रही थी, खाना नहीं खा पा रही थी। कुछ भी खाती तो उन्हें उल्टी हो जाती, पेट में दर्द रहता, आग लगती तो भयानक सपने आते, वो चीख कर उठ जाती। मेघा का बहुत बुरा हाल था। मेघा के घर वालों ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया। तब पता चला कि मेघा को सिर्फ एंग्जाइटी नहीं, घबराहट नहीं, PTSD भी था। PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। मेघा का इलाज शुरू हुआ। दवाइयों और थेरेपी की मदद से मेघा अब थोड़ी बेहतर है। उन्होंने हमें मेल किया और हमसे बात की। मेघा चाहती थी कि हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में लोगों को जागरूक करें। पिछले 1 साल में बहुत लोगों ने कोविड के चलते अपनों को खोया है। इस सदमे से निकल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, और ऐसे में बहुत से लोग हैं जो ऐसी घटना के बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता। लाइफ में जब भी कोई ऐसा हादसा होता है, किसी अपने की मौत, कोई एक्सीडेंट या फिर कोई भी अप्रिय घटना, तो बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हें एंग्जाइटी होती है, तबीयत ठीक नहीं रहती। पर बहुत बार ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी बदल सकता है, इसलिए इसके बारे में सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, यानी PTSD क्या होता है, और कैसे पता चलता है कि कोई इससे जूझ रहा है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे कि इसका नाम है, ये ट्रॉमा के बाद होने वाला एक स्ट्रेसफुल डिसऑर्डर है। यानी कि एक ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट जिसमें क्लाइंट को या पेशेंट को या किसी इंसान को जान या माल का खतरा हुआ हो, जैसे कि किसी ऐसी आपदा में पड़ जाना जो नेचुरल डिजास्टर है, या फिर किसी वॉर में सिचुएशन में, या कोई भयंकर एक्सीडेंट हो जाना, या फिर सेक्सुअल अब्यूज, रेप या टॉर्चर जैसी सिचुएशन में, या फिर जैसे हम बोले कि वो जो पैंडेमिक हुआ है जिसमें कि जैसे सेकेंड वेव में इस तरह के एलिमेंट रहे कि इसको ट्रॉमेटिक इवेंट बोला गया। और ट्रॉमेटिक इवेंट वो इवेंट है जिसमें लगभग सारे लोग इस रिस्क पर होते हैं कि उनको ट्रॉमा हो जाए। इसमें जब इस पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी कि लगभग 6 महीने या उसके बाद जब आपको सिम्टम्स जो डेवलप होते हैं घबराहट के, एंजाइटी के, जिससे कि आपका जो दिनचर्या है वो खराब होने लगे, या फिर आपका मूड जो है वो खराब होने लगे, आप एंशियस रहने लगे, इस तरह के डिसऑर्डर को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो जो सबसे मुख्य लक्षण इसमें आता है वो है कि जो ट्रॉमा था आपका, जो वो स्थिति थी जिसकी वजह से आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ था, उसको एक्सपीरियंस करना, दोबारा से उसको महसूस करना, जैसे कि उसकी इमेजेस आना, उसकी एक तरह से वो सीन दोबारा से याद आना, या फिर वो चाहे वो ड्रीम में हो, चाहे वो आप जगते हुए आपको हो जाए, और उसके साथ साथ आपको एक इंटेंस घबराहट का एपिसोड जो है, वो पैनिक जैसा एपिसोड आपको आए, जिसमें कि हार्ट बीट बढ़ जाए, बहुत तेजी से पसीना आने लगे। इस तरह का सबसे मुख्य जो आपका लक्षण होता है वही होता है। दूसरा जो मुख्य लक्षण है कि जो पेशेंट है वो उस तरह की किसी भी चीज़ को अवॉइड करेगा जो कि ट्रॉमा से रिलेटेड है, जैसे कि उसकी फीलिंग्स, उसकी थॉट, उससे होने वाले उस जगह को अवॉइड करेगा, उन लोगों को अवॉइड करेगा।
तीसरा है नंबरिंग सेंसेशन, यानी कि आप जो पेशेंट है वो किसी भी चीज़ को महसूस करना बंद कर देता है। ये डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि मूड या इरिटेबिलिटी होना। ये जो लक्षण है सारे मिलाकर जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के लक्षण होते हैं। कुछ अन्य लक्षण भी होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अलर्ट रहना पूरे टाइम जो है आप एक डिप्रेशन लाइक स्टेट में आप रह सकते हैं। सो ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के जो डिसऑर्डर के जो लक्षण हैं वो 6 महीने या 6 महीने के बाद भी आपको री एक्सपीरियंस हो सकते हैं और इससे काफ़ी डिस्ट्रेस में आ जाते हैं पेशेंट्स। अगर हम कारणों की बात करें तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के जो कारण है उसमें जैसे मैंने बताया कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग कॉज कि जो एपिसोड जिसकी वजह से पीटीएसडी डेवलप हुआ है वो अपने आप में इतना सीरियस था कि वो किसी को भी होने के चांसेस थे, पहला चीज। दूसरा चीज, वो लोग जिनको पहले से स्ट्रेस या एंजाइटी डिसऑर्डर रह चुका है, या पहले से वो लोग जिनका कोपिंग स्किल्स में प्रॉब्लम है, या वो लोग जिनको डेली अपनी स्ट्रेस मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी, डे टू डे लाइफ स्ट्रेस को मैनेज करने में, वो लोग, या फिर जो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, उनको ये होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अमूमन दूसरे लोगों के मुकाबले। सबसे पहले तो ये कि जो इसके जो लक्षण है वो काफ़ी इंटेंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होते हैं। तो साइकेट्रिक मैनेजमेंट यानी कि दवाई के थ्रू साइकेट्रिस्ट के पास जाकर इसको, इन लक्षणों का जो एक्सपीरियंस है पहले तो उसको कम कर सकते हैं हम लोग। एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन हैं वो काफ़ी कारगर हैं। दूसरा है साइकोथेरेपी या काउंसलिंग, जिसमें कि ट्रॉमा फोकस्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि एक ऐसी व्यवहारिक पद्धति जिसमें कि ट्रॉमा के इफेक्ट को कम किया जाता है। साइकोथेरेपिस्ट काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज करता है, जिसमें कि एक्सपोजर करवाना पेशेंट को, जो चीज़ पेशेंट अवॉइड कर रहा है, जिन फीलिंग्स को, जिन थॉट्स को, जिन इमेजेस को, उनको धीरे धीरे पेशेंट को उसके प्रति एक्सपोज करना और कोपिंग स्किल डेवलप करना, रिलैक्सेशन डेवलप करना। दोनों पद्धति का मिक्सचर, यानी कि साइकेट्रिक मेडिसिन लेना और साइकोथेरेपी लेकर इसका एक बहुत अच्छा क्योर टाइप इलाज जो है वो हो जाता है। बात जब मेंटल हेल्थ की आती है तो हम खुलकर इसके बारे में किसी से बात नहीं करते, किसी से अपनी तकलीफ शेयर नहीं करते, हिचकते हैं, डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हादसा हुआ है जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि मदद लें। पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का इलाज मुमकिन है, इसलिए खुलकर बात करें, डॉक्टर को दिखाएं ताकि सही समय पर सही इलाज मिल सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दुनिया भर में मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इसलिए इस हफ्ते हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों के बारे में। जैसे आज जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय पर्सनल हाइजीन से जुड़ी किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए। माँ का दूध बच्चे की सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े फायदे, मिथक और कोविड के दौरान बरतने वाली सावधानियों के बारे में हम अपने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात कर चुके हैं। आज जानते हैं बच्चे को दूध पिलाते समय पर्सनल हाइजीन से जुड़ी किन ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इनके बारे में हमें बताया डॉक्टर शैली ने। सबसे पहली बात, आपको रोज़ नहाना चाहिए। ब्रेस्ट पर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें जिनमें परफ्यूम हो, यानी कि खुशबू हो। पानी और साबुन से आप खुद को धो सकते हैं, पर निपल्स पर इन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं है, निपल्स और ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। दूसरी चीज़, ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले अपने हाथों को ज़रूर धोएं, साबुन और पानी से। अगर किसी सिचुएशन में साबुन या पानी आपकी सुविधा के अनुसार नहीं मिल रहा है तो हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। अगर आप ब्रेस्ट पैड इस्तेमाल करते हैं ब्रा के अंदर तो ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें प्लास्टिक ना हो, क्योंकि प्लास्टिक से कई बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक फिटिंग का ब्रा पहनिए और उसे कम से कम 2 बार बदलना चाहिए। कोशिश करिए कि कॉटन का ब्रा पहने। कपड़े आपके लूज फिटिंग हो, जिन्हें आप आराम से रोज़ 2 बार बदल सकते हैं, क्योंकि हर बार ब्रेस्ट मिल्क लीक करता रहता है, इसलिए पर्सनल हाइजीन बरतना बेहद ज़रूरी है। इन बातों का ध्यान रखें ताकि ब्रेस्ट फीड करवाते समय बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, वो इन्फेक्शन से बच सके। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे क्या मछली खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है? जानिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं।
कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि मछली खाने से आप डायबिटीज से बच सकते हैं, पर क्या ये दावे सच हैं? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर रेखा गुप्ता से। डॉक्टर रेखा बताती है कि मछली में ओमेगा 3 प्रोटीन जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे खाने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि मछली खाने वाले इंसान को शुगर या डायबिटीज नहीं होगी। मछली खाने के फायदे जो होंगे वो आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन शुगर नहीं होगा ये सोचकर उसे ना खाएं। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।